तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिक्स फॉर पी ब्लॉक। आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ ट्रिक्स में बताऊंगा जो कि नीट के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली ट्रिक है यहाँ पर N2O, NO, N2O3 और N2O4 और N2O5, इनका आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जहाँ पर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के इंक्रीज होने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। N2O5 का सबसे ज़्यादा है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी N2O5 का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो N2O5 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर N2O4 होगा, फिर N2O3 होगा, फिर NO होगा, फिर N2 होगा। इस तरीके से होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर यहाँ पर हमारे पास N2O5, P2O5, AS2O5, SB2O5 और Bi2O5, यहाँ भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो यहाँ पर आपके देखो एक ही ग्रुप के ऑक्साइड से, नाइट्रोजन ग्रुप के ऑक्साइड ये, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और बिस्मथ। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर Bi2 जो होगा वो लेस एसिडिक होगा और N2O5 होगा मोर एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा N2O5 मोर एसिडिक है, फिर P2O5, फिर AS2O5, फिर SB2O5, फिर Bi2O5। फिर नेक्स्ट जो ट्रिक नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पर P2O3 और P2O5, आपको इसमें क्या बताना, सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है। तो जहाँ P2O3 होता है डाइमर फॉर्म में होता है P4O6, यहाँ लिखा भी है डाइमर फॉर्म, और P2O5 होता है ये भी डाइमर फॉर्म में होगा, तो क्या होगा, P4O10। अब इन दोनों डाइमर फॉर्म के आपको क्या बताना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों का स्ट्रक्चर्स बनाया, दिख रहा होगा आपको, देखो P है, ये भी P है, और ये रहा P और एक ये रहा P। कितने P है हमारे पास, 4 P है। अब P 4 है और ऑक्सीजन कितने, 6 है। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4, 5 और 6। टोटल अपने यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल आपको यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे 12, और पाई तो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 पाई है। ऐसे ही हमारे पास P410 का जो P4O10 का स्ट्रक्चर ये रहा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज बनाना है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 10 हो चुके हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने थे, 6 थे। तो आपको जो 4 फास्फोरस है हमारे पास, इन चारों फास्फोरस से क्या करना है, एक एक ऑक्सीजन जोड़ देना है डबल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सिग्मा और बढ़ जाएंगे क्योंकि जो डबल बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल देखो, यहाँ 12 थे तो यहाँ पर हमारे पास 16 सिग्मा हो जाएंगे, और पाई जो होंगे वो 4 होंगे क्योंकि 4 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। आपको पता है कि फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाता है और 5 बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिक नंबर 3, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ओजोन एंड SO2। तो देखो ओजोन का जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो परमानेंटली होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, और सल्फर डाइऑक्साइड का जो होता है वो टेम्परेरी होता है। तो यहाँ पर जो परमानेंट ब्लीचिंग होगा उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो टेम्परेरी ब्लीचिंग होगा वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखो इस साइड ये जो लाइन है, इस लाइन के इस साइड मैंने लिखा ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन, और इस साइड लिखा सल्फर डाइऑक्साइड का। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ओजोन है, वो ओजोन क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, और नेसेंट ऑक्सीजन है। अब ये जो कलर्ड मैटर है हमारे पास, कोई भी कलर सब्सटेंस है उसका नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और कलरलेस जो हो रहा है वो कैसा होगा, परमानेंटली कलरलेस हो जाएगा, मतलब वो वापस से क्या होगा, कलर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वो किस तरीके से ब्लीचिंग होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, और वाटर से रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाएगा, और यहाँ पर जो बनेगी नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी। अब ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ये कलर्ड मैटर के साथ रिएक्शन करेगी नेसेंट हाइड्रोजन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस बन जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अगेन रिएक्शन करके क्या बन हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो कलरलेस हो रहा है वो वापस कलर्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो आप ब्लीचिंग कर रहे हो ये ब्लीचिंग कैसा हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है, क्योंकि अगेन वो क्या हो जाता है, कलर्ड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 ट्रिक थी। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास है थर्मल स्टेबिलिटी। तो लास्ट ट्रिक आपको एक और बता रहा हूँ मैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मल स्टेबिलिटी को आपको किस तरीके से चेक करना है, तो देखो यहाँ पर HF है, HCl है, HBr और HI। बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपको पता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन तो कॉमन दिख रहा है आपको, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा HI की होगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड जितना ज़्यादा लॉन्ग होगा या बॉन्ड की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर HI जो रहेगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और HF की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी।
ठीक है। फिर हमारे पास है रेड्यूसिंग कैरेक्टर। रेड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या होगा, रिडक्शन करने वाला। रिडक्शन कौन आसानी से करेगा, मतलब कौन आसानी से हाइड्रोजन दे पाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो H पे HCl है, HBr और HI, तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब ये आसानी से H को डोनेट कर देगा, और H को डोनेट कर देगा तो ये क्या कर देगा, रिडक्शन करने में हेल्प करेगा। इट इज अ मोस्ट रेड्यूसिंग एजेंट या रेड्यूसिंग कैरेक्टर। तो HI सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। यहाँ पर हमने लिखा भी है थर्मल स्टेबिलिटी और रेड्यूसिंग कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।